What's up everyone? Welcome back to the channel। तो हमारी बारी आ गई है अब बिजनेस स्टडीज के CUET के कुछ क्वेश्चंस देखने की। आज की इस क्लास में हम बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं और मेरे से होमवर्क सुन लो पहले ही कि जो हम फ्राइडे को इकोनॉमिक्स के CUET के क्वेश्चंस करेंगे तो नेशनल इनकम के शुरू के 2 चैप्टर्स रिवाइज करके आना ताकि आपको हेल्प मिले। मैं आपको पहले बता दिया करूंगा कि अगली क्लास में कौन से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आप अच्छे से उसको एक बार रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो आज बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 कर रहे हैं। फ्राइडे को हमारे पास क्या आएगा, इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम में से चैप्टर 1 एंड 2, तो उनको पढ़ के आना, उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए जल्दी से अब बिजनेस स्टडीज लेट्स बिगिन। तो आज भी पैटर्न सेम रखने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। 20 क्वेश्चंस का होमवर्क आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे, तो दोनों ही जगह जाके आप होमवर्क ले सकते हो और फिर आपको वो प्रैक्टिस करनी है 20 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो सबसे पहला सवाल देखो, हमेशा पहले ये देख लिया करो बिजनेस स्टडीज में कि भैया पूछना क्या चाहता है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक। आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछने वाला है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बहुत सारी पढ़ी है, अब हमें देखना है कि इसमें कौन सी है। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट्स विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करता है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ। एक ऑर्गेनाइजेशन को खुद को चेंज करना चाहिए एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि समय के साथ खुद को बदलना चाहिए। ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बोलता था, कौन सा फीचर बोलता था कि समय के साथ खुद को बदलो? गोल ओरिएंटेड नहीं सर, ग्रुप एक्टिविटी नहीं सर, मल्टी डायमेंशनल नहीं सर, डायनामिक। यस, डायनामिक क्या बोलता था कि ये एक रेगुलरली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो हमें भी खुद को समय के साथ बदलना चाहिए। बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलो, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस। अब देखो फिर से क्या बोल रहा है, अब इस बार हमें इंपॉर्टेंस बताना है। ठीक है जी, देखते हैं क्या क्या आ रहा है हमारे पास। देखो, द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट। लो सर, इसने पहले ही किसकी बात कर दी? मैनेजमेंट का एम है कि खर्चा कम से कम हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्लानिंग अच्छी हो। बिल्कुल सही बात है। तो कौन से इंपॉर्टेंस में था ये कि खर्चा कम हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग हो। मैनेजमेंट से क्या होता है? इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। इसमें ये वाली बात तो नहीं थी। इट हेल्प्स, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। यस, एफिशिएंसी में ही तो बच्चों हम कॉस्ट की बात करते हैं कि कम से कम कॉस्ट आए, बेटर प्लानिंग हो, बेटर चीजें हो। तो हमें यहीं से पता चल गया कि ये कौन सी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। डायनामिक की बात नहीं करी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं करी। ठीक है, डन। चलो नंबर 3 पे चलते हैं। अब इसमें क्या पूछा इसने, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड। अब नेचर में सोचो क्या क्या होता था, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, बोथ, कोई भी आ सकता है ना। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, all management practices are based on same set of principles. What distinguish a successful manager from a less successful one is the ability to put these principles into practice. इसने बोला कि हर मैनेजर ने सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ही पढ़े होते हैं, सबने सेम प्रिंसिपल्स ही पढ़े हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल मैनेजर को अनसक्सेसफुल से अलग कौन बनाता है कि वो उसको कितने अच्छे से यूज करता है, वो उसको कितने अच्छे से प्रैक्टिस करता है, वो अपनी किस तरीके से उसको अप्लाई करता है। यानी लर्निंग सबके लिए एक है, एप्लीकेशन सबके लिए अलग अलग है। ये किसने बोला था? मैनेजमेंट साइंस ने, आर्ट ने, प्रोफेशन ने, या बोथ ने? एक्चुअल में द आंसर इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। एक आर्टिस्ट के लिए भी तो यही होता था बच्चों कि उसके बेसिक्स सबके लिए सेम होते थे, बट एप्लीकेशन सबका अलग अलग। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, हनी सिंह और अरिजीत सिंह, दोनों ने सुर ताल सब एक जैसे पढ़े हैं, लेकिन अप्लाई अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। परफेक्ट है। चलो बेटा जी, नंबर 4 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन दैट इज नॉट फुल्ली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो फुल्ली प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। चलो आओ देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है।
Profit maximization as the objective of management does not hold true and is fast changing. Therefore, if an organization has a good management team that is efficient and effective, it automatically serves society by providing good quality products at the reasonable prices. इसका मतलब ये देखो क्या बोल रहा है, जो profit maximization है doesn't hold true and is fastly changing. इसका मतलब जो हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं, ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, ओके। देयरफॉर इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छी मैनेजमेंट टीम है, एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, इट ऑटोमेटिकली सर्व द सोसाइटी, वो सोसाइटी को सर्व करती है अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा के रीजनेबल प्राइसेस पे। आपको बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ प्रोफेशन की विच इज नॉट फुल्ली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हमें देखने को मिलता है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स रेगुलेशंस तो मैनेजमेंट में भी होते हैं यार, देखो इथिक्स तो मैनेजर को भी फॉलो करने हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या मैनेजमेंट में भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है? अब देखो कंप्लीटली तो नहीं है ना, कंप्लीटली तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब जैसे जैसे मैनेजमेंट आगे बढ़ रहा है तो MBA वगैरह के एग्जाम्स हो गए, एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, ये मांगने लगे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। एसोसिएशन भी मैंने आपको बताया था है, सर्विस मोटिव नहीं होता, लेकिन देखो प्रोफेशनल्स के लिए सबसे आगे होता है सर्विस मोटिव, बट मैनेजमेंट, एक मैनेजर के लिए सर्विस मोटिव इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो ये इसका सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बनता है, ठीक है। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बताना है? आइडेंटिफाई द लेवल एट विच पीपल विल बी अपॉइंटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल करना कौन से लेवल के लोग करेंगे? अरे ये तो मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तुम जानते हो स्ट्रैटेजीज बनाता कौन है? टॉप लेवल। उसको इंप्लीमेंट कौन करवाता है? मिडल लेवल, राइट। और कंट्रोलिंग भी वही करता है कि लोअर लेवल ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं फिर भी क्या लिखा हुआ है। मृदुल एंड हिज ब्रदर रेहान स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मेकिंग हैंडमेड कार्ड्स। उन्होंने एक बिजनेस चालू करा कि हम हैंडमेड कार्ड्स बनाएंगे वेस्ट मटेरियल से, और उसका नाम रखा फैंटेसी। देयर बिजनेस स्टार्टेड फ्लरिशिंग, बिजनेस अच्छा चलने लगा। They formulated attainable and time bound overall goals. उन्होंने कुछ attainable और time bound goals बनाए, and also framed strategies, कुछ strategies भी बनाई for the achievement of these goals, ताकि वो इन goals को achieve कर पाएं। For this, they gave permission to appoint the required people who would be responsible for implementing and controlling those strategies. अब देखो ये तो top level पे इन्होंने business चालू करा है, इनको वैसे लोग चाहिए जो इनकी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करा पाए, इनकी स्ट्रैटेजीज के वहां कंट्रोलिंग भी कर पाए। बताओ जरा कौन से लेवल के लोग इनको अपॉइंट करने हैं? तो द आंसर विल बी मिडल लेवल मैनेजमेंट। आंसर आएगा यहाँ पे बच्चों मिडल लेवल। भाई इनके नीचे तो यही लोग काम करेंगे ना, मिडल लेवल विल बी दी आंसर। चलो 6 पे चलते हैं। डैश कंप्राइजेज द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलो बताओ जी कौन सा यहाँ पे लोअर लेवल में आएगा? वाइस प्रेसिडेंट टॉप लेवल पे आ जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल लेवल पे आ जाएगा, फॉरमैन एंड सुपरवाइजर्स यही आएंगे बच्चों हमारे पास लोअर लेवल में। फॉरमैन एंड सुपरवाइजर्स यही हमारे पास लोअर लेवल में आ जाते हैं। चलो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये भी टॉप लेवल पे आता है, COO, ओके। वोल्वो लिमिटेड का टारगेट है कि 10,000 शर्ट बनानी है एट अ कॉस्ट ऑफ 100 रुपए पर शर्ट, ठीक है जी। 10,000 शर्ट्स बनानी है पर मंथ, तो टाइम कितना है? 1 महीने का। खर्चा कितना आना चाहिए? 100 रुपए पर शर्ट का। प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट पूरा करा 90 रुपए पर शर्ट में, इसका मतलब टाइम पे पूरा कर दिया और खर्चा भी कम आया। तो बताओ जरा क्या मैनेजर एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव? नहीं। इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट? नहीं। बोथ इफेक्टिव एफिशिएंट? यस, दोनों है, क्योंकि टाइम पे पूरा भी कर दिया और कम से कम खर्चे में भी कर दिया, ठीक है ना बेटा जी? डन सर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताना है? आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन सच अ केस। कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए इस केस में, ठीक है। आओ जरा आप चेक करते हैं जरा क्या केस है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है जी, स्पेशलिस्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। स्पेशलाइजेशन अराइजेज आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड। सही बात है, इसने बोला कि जितने भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंजिंग है और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजेशंस देयरफॉर नीड टू एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट को हायर करना पड़ता है।
स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक्स दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट। अब देखो, अगर आपने एनसीईआरटी रीडिंग करी है तो आपका एकदम माइंड चलेगा कि यार ये कौन से पॉइंटर में था कि स्पेशलिस्ट थिंक दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पर्संस। तभी मैं बोलता हूं बिजनेस स्टडीज का अगर सीयूईटी क्रैक करना है बच्चों, एनसीईआरटी इज अ मस्ट। पढ़ो भाई पढ़ो, एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलेगा। देखो एनसीईआरटी की लाइन है, स्पेशलिस्ट थिंक दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशंस फ्रॉम अदर्स। दूसरों से ना वो कोई एडवाइस लेंगे ना वो कोई सजेशन लेंगे। दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट। इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है अलग अलग स्पेशलिस्ट में, एज वेल एज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा रीजन बताओ फटाफट से, क्यों चाहिए? कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स बाय यूनिफाइंग डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। करता है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस इन अप्रोच, इंटरेस्ट और ओपिनियन ऑफ द स्पेशलिस्ट। बिल्कुल सही बात है, इसी की बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि स्पेशलिस्ट की ओपिनियन को रिकंसाइल करा जा सके अदर लोगों के साथ भी और आपस में भी, है ना। यही इसका सही आंसर बन जाएगा। परफेक्ट है सर। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोइंका इज वर्किंग। आशुतोष गोइंका कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, देख लो जरा। आशुतोष गोइंका वॉज वर्किंग एक ऐसे कंपनी में विच मैन्युफैक्चर्स एयर प्योरीफायर्स, ठीक है। He found that the profits had started declining. Profits उसके क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं from last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm. Profit सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करा कि प्रॉफिट्स क्यों गिर रहे हैं। अब सोचो ना, मिडिल लेवल तो करता नहीं है इतना एनालिसिस, ना लोअर लेवल करता है, तो कौन करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अगर प्रॉफिट गिर रहे हैं तो उसका एनालिसिस करता है टॉप लेवल, ठीक है। तो आशुतोष गोइंका कौन से लेवल पे काम कर रहे होंगे? द आंसर विल बी टॉप लेवल। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट रानी वुड नॉट हैव टू परफॉर्म एज अ सीईओ। अब देखो, तुम्हें इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम बेसिकली यहीं से बता सकते हो। अगर एक सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो उसके फंक्शंस तुम्हें पता है कि वो क्या करता है। टॉप लेवल पे बैठा है सीईओ, तो सीईओ को क्या चीज परफॉर्म नहीं करनी, यही तो बोल रहा है। आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट रानी वुड नॉट हैव टू परफॉर्म एज अ सीईओ। क्या उसको परफॉर्म नहीं करना? नंबर 1, इंटीग्रेटिंग डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। ये तो करना पड़ता है भैया टॉप लेवल को। ensuring that wastage is minimized and safety standards are maintained। अब ये देखो जरा, सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करना टॉप लेवल का काम थोड़ी ना होता है, सीईओ का काम थोड़ी ना है। सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करना लोअर लेवल का काम है भैया। वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना, गुड क्वालिटी मेंटेन करना, ये सब तो लोअर लेवल का काम है, ये सीईओ का काम नहीं है। अब देखो, एनालाइजेस बिजनेस एनवायरनमेंट टॉप लेवल का काम है। फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल गोल्स टॉप लेवल का काम है। इंटीग्रेट करके चलना एलिमेंट्स को टॉप लेवल का काम है। तो इसका आंसर यही बनेगा। बिजनेस स्टडीज में कई बार ऐसा होता है कि आपको केस स्टडी पढ़ना ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर मिल जाता है, समझे। बट स्टिल फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। परफेक्ट है जी। तो बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है, दिस इज अ प्रो टिप। सबसे पहले सीधा क्वेश्चन पढ़ो, देखो आपको वहीं से चीजें बन जाएंगी, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 11th पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच विपुल इज वर्किंग। विपुल कौन से लेवल पे काम कर रहा है, चलो देखते हैं। रानी इज वर्किंग एज सीईओ, रानी तो सीईओ है। विपुल इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। अब बताओ जी, विपुल एक प्रोडक्शन मैनेजर है, तो प्रोडक्शन मैनेजर कौन से लेवल पे काम करता है? मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी पढ़ लेते हैं। He does not possess any specific degree. प्रताप is also working and constantly interact with the workers। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको तो मेनली ये बताना है कि भैया विपुल कौन से लेवल पे काम कर रहा है। तो विपुल प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर कौन से लेवल पे आएगा? टॉप, मिडल, लोअर, किस पे? मिडल लेवल। जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं सब मिडल लेवल पे आते हैं, तो इसका आंसर बनेगा मिडल लेवल। इसका आंसर आएगा सी। ठीक है जी, परफेक्ट है। इसी से सेम बनता है, क्या लिखा हुआ है देखो, इन स्पाइट ऑफ नॉट पोसेसिंग एनी स्पेसिफिक डिग्री विपुल इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। दिस रिफ्लेक्ट दैट मैनेजमेंट डज नॉट स्ट्रिक्टली मीट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। बताओ जरा वो कौन सा क्राइटेरिया है। ये बोल रहा है कि विपुल के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, फिर भी वो एज अ मैनेजर काम कर पा रहा है। तो कौन सा क्राइटेरिया है प्रोफेशन का जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा, बताओ जरा।
एक्चुअल में दिस इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। भैया आप बिना सीए डिग्री के सीए प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिना आप डॉक्टरी की डिग्री के आप डॉक्टर बन के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिना आप बार काउंसिल के सर्टिफिकेट के एज अ लॉयर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन इसके पास कोई स्पेशलिस्ट डिग्री नहीं है, ये फिर भी एज अ मैनेजर काम कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है अभी, है ना। तो इसका आंसर बनेगा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, बी पार्ट। डन। नेक्स्ट क्या है? एट विच लेवल प्रताप इज वर्किंग। अब देखते हैं प्रताप का क्या काम था। देखो जरा क्या लिखा हुआ है प्रताप के बारे में, यहां से आया, विपुल के बारे में तो पढ़ चुके हैं। प्रताप इज ऑल्सो वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट्स विद द वर्कर्स। अब देखो प्रताप इंटरैक्ट कर रहा है वर्कर्स के साथ, तो वर्कर्स के साथ कौन सा लेवल इंटरैक्ट करता है बच्चों? टॉप लेवल करता है, मिडिल लेवल करता है, लोअर लेवल करता है? कौन सा लेवल वर्कर्स के साथ इंटरैक्ट करता है? वर्कर्स के साथ इंटरैक्ट करता है सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल, ठीक है ना। तो प्रताप का जो काम है, प्रताप जो काम कर रहा है वो सुपरवाइजरी लेवल पे ही कर रहा है। डन सर। इसी से एक और क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्या आ रहा है। एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट विपुल वुड नॉट परफॉर्म। बताओ जी, ऐसा कौन सा फंक्शन है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर वो विपुल परफॉर्म नहीं करेगा? बच्चे नॉट का ध्यान रखना, ये जो नॉट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इसमें गलती कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसने क्या बोला? एज अ प्रोडक्शन मैनेजर बताओ विपुल कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा? एंश्योर दैट हिज डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी स्टाफ, ये तो करेगा, अपने डिपार्टमेंट का स्टाफ का ध्यान रखना पड़ता है मिडिल लेवल को। इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम बाय सीईओ, ये भी करना पड़ेगा। मोटिवेट द एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, इंटरैक्टिंग विद अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी करना पड़ेगा। इंटरैक्टिंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, क्या ये वर्कफोर्स के साथ एक्चुअल में इंटरैक्ट करेगा? नहीं, वर्कफोर्स के साथ इंटरैक्ट करता है लोअर लेवल, लेकिन ये तो मिडिल लेवल पे है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा डी, इंटरैक्टिंग विद द वर्कफोर्स। ठीक हो गया बेटा जी। चलो जी, नेक्स्ट क्या आ रहा है सर? नेक्स्ट इसने क्या बोला? आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट प्रताप वुड हैव टू परफॉर्म इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड। प्रताप को और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा? देखो प्रताप एक तो इंटरैक्ट कर रहा है वर्कर्स के साथ, उनको प्लान्स एक्सप्लेन कर रहा है, उनके साथ टाइम बिता रहा है ना। अच्छा जी, अब क्या आ रहा है और क्या क्या करेगा? क्या प्रताप क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करेगा? बिल्कुल सही बात है, ये तो करेगा ही करेगा। इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स डेवलप्ड बाय रानी, नहीं ये इसका काम नहीं है, तो मिडिल लेवल करेगा। कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, ये भी इसका काम नहीं है, मिडिल लेवल का काम है। एंश्योरिंग दैट, ये भी मिडिल लेवल का काम है। तो अल्टीमेटली ए पार्ट्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना इसी का काम है। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो जी, अब आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आपके सीयूईटी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, कराऊंगा, टेंशन मत लो। बोर्ड्स तक, सीयूईटी तक ये चलते रहेंगे। तो दिस चैनल इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट एसेट। सब कुछ इस चैनल पे मैं कवर करके चलूंगा, बस वीडियो शेयर करते रहना यार। सब्सक्राइब करवाओ हर बच्चे से, ताकि हम इसी तरीके से आगे बढ़ पाएं और मोटिवेशन के साथ इस पे काम कर पाएं। चलो क्या है हमारे पास, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है इसके अंदर कौन सा है। ठीक है, चलो क्या है? नंबर 1, थ्रू द एफर्ट्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेज इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। अब बताओ जी, क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्या टॉप मैनेजमेंट मेंटेन करेगा? ये तो गड़बड़ लग रही है, स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रही। यहाँ पे लोअर लेवल होता तो मैं मान लेता, टॉप मैनेजमेंट का काम थोड़ी ना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, तो ये तो गलत है। फॉरमैन एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइजेस द मिडिल लेवल इन द हायरार्की। लो जी, ये कह रहा है फॉरमैन और सुपरवाइजर मिडिल लेवल पे आते हैं, ये भी गलत हो गया। फॉरमैन एंड सुपरवाइजर तो लोअर लेवल पे आते हैं, तो मिडिल पे थोड़ी ना आएंगे, तो ये तो दोनों ही गलत हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नहीं। 2 इज करेक्ट, नहीं। बोथ आर करेक्ट, गलत। डी इसका आंसर बनेगा बेटा, बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत हैं ये स्टेटमेंट्स। चलो जी, नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से स्टेटमेंट वाला ऑप्शन। अब हमें फिर से स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब मैनेजर अप्लाइज साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन, एन इशू और अ प्रॉब्लम इन हिज यूनिक मैनर। बिल्कुल सही बात है भैया, जो भी उसने पढ़ा हुआ है वो सब वो अपने यूनिक मैनर में अप्लाई करता है। ट्रू, बिल्कुल सही है।
A manager applies this acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of realities of a given situation. यानी कि एक मैनेजर जो अप्लाई करता है अपनी नॉलेज पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल मैनर में, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए, एज पर द गिवन सिचुएशन। ये नहीं है कि सबने सेम लगा दिया। बात तो ये भी सही लग रही है, कुछ ऐसा गलत तो है नहीं। यूनिक मैनर में लगाता है, पहले मैं बोला, सही बात है। सिचुएशन को कंसीडर करते हुए लगाता है, ये भी सही बात है यार। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऐसी तो कोई बात नहीं है। 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बोथ आर करेक्ट, यस, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है यार, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। इसका आंसर बनेगा सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, रीजन असर्शन। रीजन असर्शन में चेक करो जरा फटाफट से क्या है। क्या आपको लगता है बच्चों, जब भी रीजन असर्शन आए ना, इसका मतलब क्या होता है, आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा बीच में लगा लेना है बिकॉज लगा के आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। चलो अब पूरा पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तो बात सही है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, बट क्यों? बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज all the activities of different departments. It is the force which binds all the other functions and thus called the essence of management. बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो ये स्टेटमेंट। देखो क्या बोल रहा है, coordination is the essence of management। क्यों? क्योंकि it is a process by which managers synchronize the activities and it is the force which binds all the other functions together. Therefore it is called the essence of management. बिल्कुल सही है यार, सही लग रहा है। तो फर्स्ट ही बन जाएगा, both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. This is perfect, ठीक है जी। चलो 19th पे आ जाते हैं। 19th क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब फिर से असर्शन रीजन, चलो बिकॉज लगा देंगे। चलो पढ़ना शुरू करो फटाफट से, फिर आपको मुझे आंसर भी बताना है इसका, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। आप प्लानिंग से प्रॉब्लम से बच सकते हो। देखो यार, प्लानिंग जो प्रॉब्लम आनी है वो आएगी, प्लानिंग उसको बचा नहीं सकती। प्लानिंग उसको बस ये है कि आपको पहले से रेडी कर सकती है कि आपको एकदम सडनली शॉक ना लगे। कोई प्रॉब्लम आनी है वो आएगी, प्लानिंग आपको प्रिवेंट करके नहीं देगी, है ना। तो ये तो यही गलत हो गया, बिकॉज प्लानिंग कैन ओनली प्रिडिक्ट द प्रॉब्लम। अब देखो ये सही है, लेकिन इसके साथ कोई लाइन नहीं बन रही। प्लानिंग कैन ओनली प्रिडिक्ट द प्रॉब्लम्स, प्लानिंग सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता है और कॉन्टिजेंसी प्लान्स बना सकता है टू डील विद देम। परफेक्ट है। तो ये बेसिकली असर्शन गलत है, रीजन ठीक है ना। तो असर्शन गलत, रीजन सही। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। इसका आंसर बनेगा डी, ठीक है। ये तो गलत है ना यार, बिल्कुल ये सही बात बोल रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन बच्चों, जल्दी जल्दी से रीजन असर्शन ट्राई करेंगे। क्या है इसके अंदर, फिर से फटाफट से ट्राई करो और इसके बाद मुझे नंबर आपको जरूर बताने हैं कि आपके कितने आए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 20। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द रिजल्ट्स। बिल्कुल सही बात है। आर्ट क्या है, एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है, किस चीज की, एग्जिस्टिंग नॉलेज की, ताकि आप एक रिजल्ट अचीव कर पाओ। ट्रू है। Science is a systematized body of knowledge that explains certain general truths or the operations of general laws. ये भी बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो। साइंस क्या बोल रहा है, साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कुछ जनरल ट्रूथ्स बताता है या ऑपरेशंस बताता है जनरल लॉज के। तो यार दोनों ही ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं हो रही है, इसने बोला था कि दोनों ठीक है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, तो ये तो दोनों ही ठीक हैं। तो आपके ये थे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। 20 आपके होमवर्क में दिए हैं मैंने, बट अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी चलेगा। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहना। एंड वी हैव टू मेक दिस चैनल द बिगेस्ट चैनल फॉर CUET। आपके लिए बहुत कुछ लेके आऊँगा मैं इसी चैनल के ऊपर। जैसे हमारा कॉमर्स का चैनल सबसे बड़ा चैनल है, उसी तरीके से हमें अपना CUET वाला चैनल भी सबसे बड़ा बनाना है, उसी प्यार के साथ, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। होमवर्क जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, टेलीग्राम पे भी मिलेगा। मिलते हैं फिर परसों इकोनॉमिक्स के साथ, चैप्टर 1 और 2 नेशनल इनकम तैयार करके आना। थैंक यू सो मच एवरीवन।